नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद दिनेश के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि लिखी गई है डेल कार्नेगी द्वारा। आज हम इसके सेक्शन थर्ड का फिफ्थ चैप्टर, जिसका नाम है ए ड्रॉप ऑफ हनी। इसका मतलब है कि एक शहद का तुक्का। बेसिकली इस चैप्टर में ऑथर बताना चाहते हैं नटशेल में, मैं हम उसको क्रक्स इसका बताता हूँ। बेसिकली ऑथर इस चैप्टर में बताना चाहता है कि किस तरीके से अगर हम अच्छे तरीके से सामने वाले के साथ डील करते हैं, एक अपनी जो बोलने का जो जरिया है, जो हम टोन निकालते हैं, जो हमारे गेस्चर्स हैं, जो हमारी टोन ऑफ वॉइस है, अगर वो अच्छी होती है, प्लेजेंट होती है और सामने वाले के साथ हम अच्छा बिहेव करते हैं अपनी टोन के साथ, अपने गेस्चर्स के साथ, अपनी फेस स्माइल के साथ, तो कहते हैं उसका इंप्रेशन जो है अच्छा पड़ता है और आपके साथ जो है सामने वाले का जो रिलेशन है वो अच्छा होता है, इंस्टेड ऑफ कि वो आपके साथ किसी आर्गूमेंट में पड़े या आपका रिलेशन उसके साथ स्ट्रेंड हो या ख़राब हो। तो अल्टीमेटली नटशेल में ऑथर हमें कहते हैं कि हमें जो है सामने वाले के साथ जो है एक अच्छा रिलेशन, अच्छी टोन, अच्छी वॉइस या अच्छा गेस्चर्स के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ हमें सामने वाले के साथ मिलना चाहिए और उसको जो इनवाइट करना चाहिए या उसको बुलाना चाहिए। सो चलिए इस चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आप गुस्से में हैं, आप टेम्पर लूज़ कर रहे हैं या टेम्पर लूज़ करने वाले हैं और सामने वाले को आप बुरा भला कह देते हैं गुस्से में आकर के, जो भी आपको सामने मिलता है उस पर अपना गुस्सा निकाल देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप अपना गुस्सा उस पर निकाल पे आप उसको अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके साथ आप उसको एग्री कर लेंगे? क्या वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री कर जाएगा? क्या वो आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसके साथ एग्री करेगा? कहते कभी भी नहीं होगा ये। अगर वो चाहेगा भी करना तब भी नहीं करेगा, क्योंकि आपने तो उसके ऊपर पहले ही अपना जो है इमोशनल जो कहते हैं बर्डन है था, जो आपका जो गुस्सा था वो उतार दिया। तो ये जो हम हमारा जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन नेचर है कि दूसरों पे गुस्सा निकालना या दूसरों पे अपने इमोशंस को उतार देना या निकाल देना, भड़ास निकाल देना, वट एवर इट इज़। तो ये कहते हैं कि आपने तो कर दिया, आप तो हल्के हो गए, बट सामने वाले का कभी आपने सोचा कि उसके उसके ऊपर क्या बीतरी होगी या उसने कैसे फील किया होगा या उसकी रिएक्शन क्या होगी? तो कहते अगर यहाँ पे एक जेंटलमैन है मिस्टर वुडरो विल्सन, उन्होंने कहा है कि कहते अगर आप ये समझ लीजिए, इस बात को क्लियर अपने माइंड में रख लीजिए कि अगर आप एक कहते मुट्ठी को फिस्ट बना के आप मेरी तरफ आएंगे मुझे मारने के लिए, कहते उससे दुगनी जल्दी में, कहते मैं उतना उससे दुगनी फास्ट मैं अपनी जो है फिस्ट तैयार करके आप पे एग्रेसिवली अटैक करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। कहना ये चाहते हैं कि वो कि अगर आप मुझ मेरे पे रिएक्ट करेंगे या कुछ ऐसा गलत बोलने की या इंसल्ट करने की कोशिश करेंगे, तो कहते हैं उससे दुगना जो है रिएक्शन मेरी तरफ से होगा। तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि ऐसा नहीं है कि मैं जो है या कोई एक्स वाई जेड जो है सामने वाला जो है चुपचाप शांत हो जाएगा या आपकी बात को सुन लेगा। वो अब बाउंस बैक करेगा, रिएक्ट करेगा और दुगनी जो है फोर्स के साथ करेगा जितना आप करेंगे। तो जनरली यहाँ पे क्या कहते हैं कि होना क्या चाहिए, जनरली एक समझदारी वाला काम क्या होता है कि अगर आप का मान लीजिए कि आपका सामने वाले के साथ किसी बात पे टकराव है या किसी बात पे कोई आर्गुमेंट हो रहा है या किसी बात पे आपका डिफरेंस ओपिनियन है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको सबसे पहले जो है उस सामने वाले को अच्छे तरीके से ग्रीट करना चाहिए। ग्रीट करके उसको वो है अच्छे तरीके से ग्रीट करके स्माइलिंग फेस से आपको वेलकम करना चाहिए। उसके बाद जो है बैठ के वो बातें डिस्कस करनी चाहिए जिस पे आप एग्री करते हैं, और ये बात डिस्कस करनी चाहिए कि हम जिन बातों पे एग्री करते हैं वो बहुत सारी हैं, हम जिन चीज़ों पे डिसएग्री करते हैं वो बहुत छोटी हैं, बहुत कम हैं, और हम उसको ईज़िली जो है उनको सुलझा सकते हैं, उनको जो है स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, उन पे हम एग्री कर सकते हैं। अगर हम दोनों जो है अंडरस्टैंडिंग दिखाएं, हम जो समझदारी दिखाएं या मैच्योरिटी दिखाएं, अगर हम जो है एक तरह से इस चीज़ को सोल्यूशन इसका फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये कुछ कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि हम जो है अच्छी टर्म्स जो हैं अपने बना सकते हैं। तो अगर कहते हैं इस तरीके से अगर आप माइंडसेट लेके चलते हैं या इस तरह की बातें करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि आपका जो है आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है एक पॉजिटिव एग्रीमेंट की तरफ जो है आप बढ़ेंगे, इंस्टेड ऑफ कि आपका जो है सामने वाले के साथ जो है कन्फ्लिक्ट हो।
लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि ऑथर कहते हैं कि ये जो उसकी मिस्टर विल्सन की जो एक ये उन्होंने कहा था, ये कहते और किसी ने इस चीज़ को इतना मायने नहीं दिया इस स्टेटमेंट को जितना कि मिस्टर रॉकफेलर ने दिया था अपने टाइम पे 1915 में। वो कैसे कहते, मिस्टर रॉकफेलर जो थे वो बिजनेसमैन थे उस समय 1915 में। वो क्या थे, उस वक्त जो है कोलोराडो फ्यूल एंड स्टील कंपनी, कोलोराडो फ्यूल एंड आयरन कंपनी, सॉरी, उस कंपनी के वो उस वक्त प्रेसिडेंट थे। और ये जो कोलोराडो में बेसिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही थी विद रिस्पेक्ट टू अनरेस्ट चल रही थी मज़दूरों के संबंध में। जो मज़दूर थे उस वक्त जो कोल माइंस में काम कर रहे थे, तो वो क्या थे, हायर वेजेस का डिमांड कर रहे थे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एजिटेशन हो रही थी और उस चक्कर में क्या हो रहा था कि इतनी ज़्यादा स्ट्राइक्स हो रही थी, इतनी ज़्यादा पुलिस की कार्रवाई हो रही थी कि लोगों को मारा जा रहा था। और लिटरली जो है बहुत ज़्यादा एजिटेशन, डिस्ट्रक्शन एज वेल एज डेथ्स हो रही थी। इतना ज़्यादा बुरा हाल था उनका, अनरेस्ट हो गया था वहाँ पे, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो गया था। तब वहाँ पे जो है मिस्टर रॉकफेलर जो हैं अपने जो जो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हुए, ह्यूमन नेचर को जो स्किल्स थे उनके पास, उनको ये अंडरस्टैंडिंग थी, तो उसको एग्जिबिट करते हुए, उनको दर्शाते हुए, उनकी जो एक ये जो एक्सपीरियंस था उसको बरतते हुए या उसको यूज़ करते हुए उन्होंने अपनी एक सूझबूझ का एग्जांपल दिया। वो कैसे, उन्होंने ये जितने भी यूनियन मेंबर्स थे, यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वर्कर्स के यूनियन रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की। उनके साथ मीटिंग जब की तो उनको जो है बड़े अच्छे तरीके से, बड़े डिप्लोमेटिकली तरीके से उनको जो है एड्रेस किया। और उनके जो एड्रेस किया उसमें उन्होंने ऐसी सॉफ्ट और कहते हार्ट टचिंग जो है लैंग्वेजेस यूज़ की, ऐसे ऐसे प्रोवर्ब्स यूज़ किए और ऐसे ऐसे डायलॉग्स यूज़ किए कि जो हैं वो इतने ज़्यादा इम्प्रेसिव हो गए जो थे यूनियन मेंबर्स, जितने भी वर्कमैन थे जो कि एजिटेटेड थे, और इतने ज़्यादा एजिटेटेड थे कि वो इसको मारने तक के लिए तैयार थे मिस्टर रॉकफेलर को। लेकिन इन्होंने जो उस सिचुएशन को इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया कि वो जो थी उनकी स्ट्राइक बिल्कुल उन्होंने कॉल बैक कर ली और वो बिल्कुल काम पे चले गए विदाउट एक्सपेक्टिंग देयर डिमांड्स टू बी फुलफिल्ड। तो यहाँ पे बेसिकली बताते हैं ऑथर कि किस तरीके से उन्होंने, रॉकफेलर ने ये मीटिंग्स में उन्होंने क्या ऐसा बोला, क्या उन्होंने डिस्कस किया, कैसी बातें की कि वो जो थे इतना एजिटेशन कर रहे थे वर्कर्स, और फिर वो बिल्कुल शांत होकर जो है काम पे वापस चले गए। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि जब वो मीटिंग करने गए या उनसे बातचीत करने गए तो वहाँ पे उन्होंने ये नहीं, अपनी जो कहते हैं सो कॉल्ड उनकी सुपरमेसी या उनकी जो प्रेसिडेंटशिप थी या एक पोजीशन थी एक हायरार्की में या एक मैनेजरियल पोजीशन थी, उसके बारे में उन्होंने बिल्कुल भी उसके बारे में डिस्कस नहीं किया करा। रादर उन्होंने कहा कि मैं आज जो है पहली बार मुझे अच्छा फील हो रहा है कि मैं आप लोगों के साथ बैठ रहा हूँ, जो यूनियन रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो एम्प्लॉइज़ रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ बैठ के मुझे अच्छा लग रहा है, उनकी फैमिलीज़ को मिलके अच्छा लग रहा है और मुझे ये अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आपका पार्ट हूँ। और हम जो है म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए हम बैठते हैं और उनको जो है सॉर्ट आउट करते हैं, सोल्यूशन जो फाइंड आउट करते हैं, जो कि ताकि हम जो है एक हमारी जो एक ये जो बिजनेस पार्टनरशिप है वो आगे लंबी चले। और आज कहते मैं जिस पोजीशन पे हूँ, आज मैं जो भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। तो ये जो ऐसी डायलॉग्स इन्होंने यूज़ किए तो वो जो है यूनियन मेंबर्स को या वर्कर्स को बहुत अच्छे लगे। उनको ये सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस जो उनको महसूस हुई, उनकी ईगो सेटिस्फाई हुई और धीरे धीरे क्या था, जो सारी जो एक टेंशन वाली सिचुएशन थी वो कूल डाउन हो गई और फाइनली जो था उनका जो उन्होंने अपनी जो स्ट्राइक थी वो वापस ले ली और वो अपने काम पे चले गए। नो डाउट वहाँ के उसके बाद वो उनकी जो मीटिंग हुई और अल्टीमेटली जो है दोनों की पार्टीज़ की म्यूचुअल कंसेंट में जो है एक एग्रीमेंट हुआ और वहाँ पे दोनों पार्टीज़ जो हैं विन विन सिचुएशन वाली सिचुएशन में पहुँचे और फाइनली ये कंक्लूड हुआ ये सारा एपिसोड। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि
अगर ये जो मिस्टर रॉकफेलर थे वो अगर इस सिचुएशन को इस बढ़िया डिप्लोमेसी के साथ अगर ना इसको हैंडल करते, रादर वो एक अपनी सो कॉल्ड डिक्टेटरशिप या एक तरह से मैनेजरियल या मैनेजमेंट स्टाइल में वो बातचीत करते यूनियन मेंबर के साथ और अपना अड़ियल स्वभाव दिखाते, तो होता क्या, तो होता ये कि सिचुएशन और वर्स हो जाती और जो है डेडलॉक और बढ़ जाता और इससे ज़्यादा एजुकेशन बढ़ जाती और जो है सिचुएशन जो है और ख़राब हो जाती। और कहते हैं कि इस बात से हमें पता चलता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो लॉजिक से नहीं चलते हैं, वो इमोशन से चलते हैं। इमोशंस जो हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। अगर आप पॉजिटिवली उनको इम्पेक्ट करते हैं इमोशनली, तो वो आपकी हो सकता है जो आप उनको बताना चाहते हैं, जो कन्वे करना चाहते हैं, जो आप उनको अपनी अंडरस्टैंड करवाना चाहते हैं बात, वो कर जाएं। लेकिन अगर आप उनको लॉजिक से या उनको कहते हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से कुछ समझाना चाहेंगे, तो वो कभी भी उस चीज़ को नहीं मानेंगे, तो वो रिएक्ट बाउंड करेंगे। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। इस चीज़ को ऑथर हमें इस चीज़ पे बहुत एम्फेसाइज करते हैं। और ऑथर कहते हैं कि अगर किसी इंसान का जो कहते हैं दिल है या उसका माइंड जो है आपके प्रति उसका जो नफ़रत से भरा हुआ है या वो आपको नहीं चाहता है, तो वो कहते हैं आप जितना भी आप कोशिश कर लें, जितना भी लॉजिक लगा के जितना मर्जी उसको अगर उसको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, वो कभी नहीं होगा। लेकिन उसमें एक चीज़ हो सकती है कि अगर आप उसके डिप्लोमेसी के साथ अपने प्यार से उसको अंडरस्टैंड करके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको मनवाना चाहें, तो हो सकता है चांस बन सकता है कि वो आपके जो है पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए आपकी बात को मान ले। तो ये जो जितने सो कॉल्ड पेरेंट्स हैं जो कि बच्चों को डांटते रहते हैं, गाली निकालते रहते हैं, जो और नैगिंग वाइफ्स एंड हस्बैंड्स होते हैं, या कहते हैं जो टीचर्स जो होते हैं जो कि बच्चों को मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं, तो ये सभी को समझना चाहिए। कहते हैं ये जो हैं कि सामने वाले को जो हैं ये इस तरीके से, इस तरह के बिहेवियर से, इस तरह से बुरे व्यवहार से सामने वाले को इम्प्रेस नहीं कर सकते, उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं उनको चेंज कर सकते। रादर उनको अगर चेंज करना होगा तो उनको सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू उसको समझना होगा और उसके अकॉर्डिंगली उनको अंडरस्टैंड करना होगा, तब जाके वो हो सकता है कि उनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाले का चेंज करके अपने हिसाब से उनको चला सकें। और यहाँ पे इस चीज़ को कहते हैं लिंकन ने पहले ही आज से 150 साल पहले इस चीज़ को ह्यूमन साइकोलॉजी के इस पॉइंट को बड़ा अच्छी तरीके से समझ लिया था और उन्होंने इस चीज़ को बड़ा सुंदर तरीके से एक प्रोवर्ब में एक इसको कंक्लूड किया था। वो क्या था कि एज ड्रॉप ऑफ हनी कैचेस मोर फ्लाइज देन अ गॉल ऑफ गैलन ऑफ गॉल। यानी कि वो कहना ये चाहते थे, एक कहते जो एक तुपका जो हनी का है वो ज़्यादा मक्खियों को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करता है या आकर्षित करता है, इंस्टेड ऑफ हैविंग एक गैलन ऑफ जो सो कॉल्ड गंदगी है, जो कहते हैं ह्यूमन शिट कह लीजिए, जो भी मत उसको कहें, उससे ज़्यादा एक जो ड्रॉप ऑफ हनी है वो ज़्यादा मक्खियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि अगर आप सामने वाले को इंसान को कन्विंस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसको जो है एक अपनी सेंस ऑफ फीलिंग इस तरह की दिलवाइए कि आप उसके फ्रेंड हैं, आपके उसके दोस्त हैं, उसका भला चाहते हैं, उसकी कहते हैं अगर जब आप ये सेंस ऑफ फीलिंग उसको दिलवा पाएंगे कि आप उसके दोस्त हैं, मित्र हैं, उसके हार्ट को टच करेंगे, तब जाके जो है आप जो है आपके प्रति उसकी भावना इस तरह की होगी या चेंज होगी, तो आप अपनी जो है बात उससे मनवा सकते हैं या आप जो चाहते हैं वो कर सकता है वो। तो इस चीज़ के लिए आपको ये जो है कोट या प्रोवर्ब जो है आपको ध्यान में रखनी होगी, जो कि मिस्टर लिंकन ने बताई थी। यहाँ पे एग्जांपल देते हैं ऑथर आगे अपने, इसमें एक जेंटलमैन थे मिस्टर डैनियल वेबस्टर। वो क्या थे, एक एडवोकेट थे। उनकी जो है खासियत थी, वो बड़े रनाउंड एडवोकेट थे। उनकी खासियत ये थी कि वो जो आर्गूमेंट्स यूज़ करते थे सामने वाले के साथ, वो चाहे वो आर्गूमेंट्स सामने वाले जज एडवोकेट्स के साथ हों या जज को आर्गूमेंट्स अपने सामने रखते थे, वो बड़े अपने आर्गूमेंट्स जो होते थे बड़े सॉफ्ट होते थे और बड़े स्माइलिंग और उसको बड़े स्मूथली तरीके से रखते थे, ताकि सामने वाले को ये नहीं महसूस होता कि वो आर्गूमेंट कर रहे थे या पूरे
बुरे तरीके से, जैसे हम किसी से आर्गू करते हैं, हमें महसूस होता है, हमें पिंच करता है, हमें बुरा लगता है, इस तरीके से बिल्कुल भी वो अपना जो है उनका ये बिल्कुल भी उनका स्टाइल नहीं था काम करने का या आर्गू रखने का, आर्गूमेंट रखने का अपने का। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है, अपना आइडिया जो है, उसको इस तरीके से रखते थे कि सामने वाले को ये महसूस ही नहीं होता था कि वो आर्गू कर रहे हैं। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं आर्गू कर रहा हूँ या मेरा आर्गूमेंट ये है या मेरा ये है कुछ भी, तो उसको एक कहने का एक तरीका जो है बड़ा डिप्लोमेटिकली वो करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कहते थे कि ये जो मैं पॉइंट रख रहा हूँ ये जूरी के कंसिडरेशन के लिए हो सकता है, ज़रूरी हो, इसको कंसिडर के कर सकते हैं या किया जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट है कि दिस में परहैप्स भी वर्दी टू कंसिडर के हो सकता है ये पॉइंट आप कंसिडर करें, इसका फ़ायदा हो जाए। या ये पॉइंट रखते थे या इस तरह से बोलते थे कि ये कुछ फैक्ट्स एंड डाटा हैं जो कि मुझे लगता है कि कंसिडर करने चाहिए ताकि इस केस को जो है एक तरह से जो है एक नई डायरेक्शन मिल जाए। तो इस तरीके से कहने का मतलब वो जो अपनी बात को रिप्रेजेंट करते थे, कहते थे, वो सीधा नहीं कहते थे, उसको इनडायरेक्ट वे से कहते थे। उससे सामने वाला जो है, जो चाहे वो जज है चाहे वो एडवोकेट है, वो एक तरह से डिफेंसिव नहीं होता था और उस चीज़ को बड़ा एक्सेप्टिवली रिसेप्टिव मूड में उसको एक्सेप्ट करता था। और उसकी जो बात है, सामने वाला जो भी इंसान होता था, चाहे वो जज हो चाहे वो एडवोकेट हो, उसको बड़े ध्यान से उसको एक्सेप्ट करते थे, उसको रिसेप्टिव मोड में उसको एक्सेप्ट करते थे। तो ये जो था उनका जो एक ट्रेड था उनको बहुत पे करता था और वो इस वजह से वो बहुत रिनाउंड जो है एडवोकेट थे अपनी कम्युनिटी में। और ये उनका जो सॉफ्ट स्पोकन क्वाइट फ्रेंडली जो इनका अप्रोच थी, उनकी फेमस होने में उनकी जो बहुत बड़ा हाथ था इनका। और यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जेंटलमैन थे मिस्टर स्ट्रॉब, वो इंजीनियर थे स्ट्रॉब। वो बेसिकली जिस एरिया में रह रहे थे, जिस घर में रह रहे थे, उसका जो लैंडलॉर्ड था बेसिकली वो स्टब बॉर्न था, बहुत बड़ा अड़ियल स्वभाव का था, वो वहाँ पे नहीं रहता था। बट वो जेंटलमैन ये जो थे मिस्टर स्ट्रॉब, ये जितना वो रेंट दे रहा था वो इतना रेंट नहीं देना चाहता था और उसने क्या किया, वो उनको लेटर लिखा अपने लैंडलॉर्ड के कि मैं ये लीज़ जो समाप्त कर रहा हूँ नेक्स्ट मंथ और मैं रेंट नहीं पे कर सकता और आपका ये मैं खाली कर रहा हूँ मकान। तो और उसके जो आजू बाजू में जो पड़ोसी रहते हैं वो भी बताते हैं कि जो आपका लैंडलॉर्ड है बहुत अड़ियल स्वभाव का है, वो इन्होंने कहा कि मैं रेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे रेंट कम करवाना होगा। तो उन्होंने कहा कि आप भूल जाइए, आपका रेंट तो वो कभी भी नहीं करेगा आपका कम, क्योंकि बहुत अड़ियल स्वभाव का है, वो गंदे स्वभाव का है, वॉट एवर इट इज़। तो ये क्या करते हैं, जब इनका लेटर उनको लैंडलॉर्ड के पास पहुंचता है, वो लैंडलॉर्ड जो है अपनी सेक्रेटरी के साथ पहुंच जाते हैं इनके पास। और जैसे ही ये लैंडलॉर्ड घर पहुंचते हैं तब ये क्या करते हैं, इन्होंने ऑथर की क्लासेस को ज्वाइन किया होता है, इनको थोड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज होती है मिस्टर स्ट्रॉब को। तो ये क्या करते हैं फिर अपनी थोड़ी जो है जो वे ऑफ डीलिंग है उसके साथ चेंज करते हैं, थोड़ा डिप्लोमेसी से उसके साथ पेश आते हैं। जैसे ही वो एंटर करते हैं घर में, तो वो इंस्टेड ऑफ ये उनसे ये कहते कि मुझे रेंट कम करवाना है या मुझे रेंट कम कीजिए आप, या मुझे इस तरह से नहीं चलने वाला है, ये ऐसी कोई बात नहीं करते हैं। ये रादर जो है उनके घर की तारीफ़ करनी शुरू कर देते हैं कि आपने बहुत अच्छा घर बनाया हुआ है, आपकी जो है घर के बारे में उसकी तारीफ़ करनी शुरू कर देते हैं, फिर उनकी तारीफ़ करनी शुरू कर देते हैं। और वो जो तारीफ़ करते हैं बड़ी जेन्युइन करते हैं, उसमें कुछ ऐसा दिखावटी या उसमें कुछ झूठ मूठ नहीं होता है, ताकि सामने वाले को ऐसा नहीं लगता कि वो बिल्कुल ही ऐसे शुगर कोटेड बातें कर रहे हैं। एक्चुअल में जेन्युइनली उनकी प्रेज़ करते हैं, उनके घर की, उनकी और एवरीथिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो जेंटलमैन जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो बड़े थोड़े इस बात से सरप्राइज़ हो जाते हैं और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द टॉक क्या होता है कि वो पूछते हैं कि आप घर क्यों छोड़ना चाहते हैं। तब वो फिर अपना सामने रखते हैं इशू कि मैं बेसिकली घर आपका बहुत अच्छा है, मैं लेकिन घर छोड़ना नहीं चाहता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मेरी फाइनेंशियल इशू कुछ ऐसा है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तब वो जो है लैंडलॉर्ड कहते हैं, वो फाइनली उससे इतना इम्प्रेस हो जाते हैं मिस्टर स्ट्रॉब से,
वो कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे आप जैसा टेनेंट जो है, आप जैसा किराएदार आज तक मिला नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छी, आपने मेरे घर की बहुत प्रेज़ की है। आपने कभी भी मेरे को जो है रेंट कभी डिले नहीं किया है, आप टाइम पे रेंट पे करते रहे हैं और आपसे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और अल्टीमेटली वो जो रेंट कम करने की बात करते हैं, उनका रेंट कम कर देते हैं, जो कि वो चाहते हैं मिस्टर स्ट्रॉप। और फाइनली जो है उनको जाते जाते यहाँ तक के और ये बात भी बोल देते हैं कि अगर आपको कुछ और चाहिए तो और बताइए, मैं आपको घर में और भी कोई फैसिलिटी चाहिए वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पे ऑथर बताना ये चाहते हैं कि किस तरीके से जो कि एक लैंडलॉर्ड से ये मशहूर था कि वो किसी की नहीं सुनता, या किसी भी हालत में जो किराया तो कम करना बहुत दूर की बात है, किसी की सुनता भी नहीं है, उससे किराया कम करवा लिया गया और उससे ये बात कहलवा ली गई कि और भी कोई फैसिलिटी चाहिए वो देने के लिए तैयार है। तो ये जो इतना चेंज इन बिहेवियर या एक यू कैन से यू टर्न इन बिहेवियर हो पाया, वो किस वजह से हो पाया? दैट वाज ओनली एंड ओनली ड्यू टू द इंटरेक्शन, पॉजिटिव इंटरेक्शन, या अच्छी डीलिंग या अच्छी पब्लिक डीलिंग या अच्छी इंटरेक्शन की वजह से मिस्टर स्ट्रॉब की। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि जब उन्होंने उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझा, उनकी जो अप्रिशिएट किया जेन्युइनली, और उनको जो है एक जेन्युइन अप्रिशिएशन दी, तो वो जेंटलमैन थे जो लैंडलॉर्ड थे उस चीज़ से बहुत इम्प्रेस्ड हुए और उन्होंने जो है इनका जो है रेंट कम कर दिया जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी। और यहाँ पे कहते हैं कि मिस्टर स्ट्रॉप कहते हैं कि अगर मैं इससे पहले जो इस घर में किराएदार रहते थे, अगर मैं उनके तरीके से फॉलो करता, उनका जो प्रोसेस, उनका वे ऑफ डीलिंग जो था इस लैंडलॉर्ड के साथ, अगर उसके साथ फॉलो करता, तो कहते मैं कभी भी अपना जो रेंट नहीं कम करवा पाता। क्योंकि जो पिछले जो टेनेंट थे, जो किराएदार थे, उनकी फीडबैक लैंडलॉर्ड ये बता रहे थे कि वो कभी भी टाइम पे नहीं करते थे रेंट, या इसको गालियाँ देते थे, या इनकी जो घर के बारे में अच्छा नहीं बोलते थे। तो इस तरीके से ये कहते हैं जेंटलमैन मिस्टर स्ट्रॉ कहते हैं मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, रादर इसके उल्टा किया। तो वो जो लैंडलॉर्ड थे इस चीज़ से खुश हो गए। और इसके बाद ऑथर बताते हैं, अपनी खुद की एग्जांपल देते हैं। ऑथर कहते हैं जब छोटा था मैं, तब मेरे को एक कहानी जो मुझे याद आती है वो शेयर करते हैं। कहते एक बार मुझे वो कहानी याद है कि जिसमें मुझे बताया गया था, या कि जिसमें मैंने सुना था कि एक बार हवा और सूरज में जो है एक लड़ाई हो जाती है, या उनमें एक कंपटीशन होता है कि कौन बड़ा है, कौन ताकतवर है। तो हवा कहती है कि मैं ताकतवर हूँ, तो और उधर सूरज कहता है मैं ताकतवर हूँ। दोनों फिर डिसाइड करते हैं कि चलो डिसाइड करते हैं कि कौन ताकतवर है। तो एक बूढ़ा इंसान जो है जा रहा होता है अपने कोट पहन के, तो हवा कहती है मैं इतनी ताकतवर हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं देखो इसकी ये जो बूढ़ा जा रहा है इसका जो है इतनी तेज़ चलूँगी या इतना ज़ोर से चलूँगी कि मैं इसका कोट उतरवा दूँगी इससे। तो इसके बाद क्या होता है कि जो है सूरज जो है वो बादलों के पीछे छिप जाता है, और जो हवा अपने पूरे ज़ोर से चलनी शुरू हो जाती है, लिटरली तूफ़ान की तरह। और जितना ज़्यादा तेज़ हवा चलनी शुरू हो जाती है, उतना ज़्यादा वो जो है बूढ़ा जो है इंसान वो अपने कोट को और ज़ोर से पकड़ना शुरू कर लेता है। यानी कि कहना ये चाहते हैं उसको और ज़ोर से पकड़ता है, और उसको बिल्कुल भी छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता, और वो छूटता नहीं है उससे। तो अल्टीमेटली क्या है, थक हार के वो जो है हवा जो है अपनी बैठ जाती है। फिर उसके बाद बारी आती है सूरज की। अब सूरज क्या करता है, सूरज बादलों से पीछे से निकलता है, स्माइल करता है, चमकता है, खुश होता है। और उससे क्या होता है कि जो बूढ़ा इंसान होता है उसको थोड़ी गर्मी महसूस होती है। वो गर्मी में आके ही धीरे धीरे क्या है वो अपना कोट उतार देता है। तो अल्टीमेटली इसमें फिर क्या होता है, एट द एंड या नटशेल में जो जीत जो है जो कहते हैं सूरज की होती है। और सूरज की जीत से यहाँ रिप्रेजेंट क्या करते हैं, कहते जो आप किसी को खुशी देते हैं, किसी को स्माइल करते हैं, किसी को अच्छा महसूस करवाते हैं, तो जीत आपकी होती है। और यहीं पे ये बात कहना चाहते हैं कि जेंटलनेस जो है, एक जेंटलनेस, सॉबरनेस या फ्रेंडशिपनेस जो है वो हमेशा जीतती है। और यहाँ पे ऐसे ही हुआ, और इस पूरी लड़ाई में जो है आखिरकार जीत जो है सूरज की हुई, ना कि जो हवा के जोर की। और इसी को कंक्लूड करते हैं एक बार फिर ऑथर के, जो है एक ड्रॉप ऑफ हनी जो है वो ज़्यादा मक्खियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बजाय कि एक गैलन ऑफ जो है शट के।
और यहाँ पे एक फाइनली एग्जांपल और देते हैं जेंटलमैन की। मिस्टर गेल होते हैं, वो क्या है, एक उन्होंने गाड़ी ख़रीदी होती है मिस्टर गेल ने, और वो गाड़ी में 4 महीने में उसमें 3 बार दिक्कत आ जाती है। और वो सर्विस जो डिपार्टमेंट होता है कंपनी का, उसमें वो गाड़ी को ले जाते हैं 3rd बार। तो वहाँ पे जाके वो कहते हैं कि मुझे जो इस कंपनी का जो ओनर है या इस डीलरशिप का जो ओनर है मिस्टर वाइट होते हैं, वो शोरूम का जो ओनर होता है उससे मिलना है। तो वो क्या करते हैं, मिस्टर वाइट को मिलते हैं और उनको मिलने के बाद उनको बताते हैं कि उनको मिलने के बाद उनको कोई उनके क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, उनको उनके बारे में कुछ बुरा भला नहीं कहते हैं, रादर उनकी प्रेज़ करते हैं। कहते हैं मुझे आपके बारे में बहुत अच्छा फीडबैक मिला था कि आपकी बहुत कंपनी जो है, आपका शोरूम बहुत अच्छा है, आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, और मेरे को आपका रेफरेंस किसी ने दिया था, इसलिए मैंने गाड़ी आपसे ख़रीदी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है आपके जो सो कॉल्ड सर्विस डिपार्टमेंट है, उसमें मेरे को थोड़ी इशू है कि ये 4 महीने में जो गाड़ी है तीसरी बार जो है ख़राब हो रही है। तो जब ये बात उसने सुनी तो उसने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया, उसने सॉरी फील किया और उस चीज़ को जो है फाइनली रेक्टिफाई करवाया, और यहाँ तक कि उसको अपनी जो है गाड़ी ऑफ़र की कि अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आप मेरी गाड़ी ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। कहना चाहते हैं नटशेल में ऑथर के, इंस्टेड ऑफ के वो इस चीज़ के लिए फ्रस्ट्रेट होकर उसको बुरा भला कहते और वो डिफेंसिव हो जाता और उस चीज़ को, अपनी चीज़ को कहते बाउंस बैक करता कि ये हमारे एंड पे कोई फॉल्ट नहीं है। उसने जो ओनर था, जो मिस्टर वाइट थे, उन्होंने अपनी गलती मानी और रादर वो इस जेंटलमैन को जो कि क्लाइंट थे, इनको मिस्टर गेल को इनको अपनी गाड़ी तक ऑफ़र की कि आप अब मेरी गाड़ी ले जा सकते हैं, हम आपको दोबारा ये शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो इस तरीके से जो है सारा सिचुएशन जो है, सारा जो एक एटमॉस्फेयर है, टोटली जो है रिवर्स हो गया, जो चेंज हो गया। सिर्फ किस वजह से उन्होंने जो है डीलिंग अच्छे तरीके से की, या उनको पता था कि किस तरीके से डील करना है। और यहाँ पे जो सारी प्रॉब्लम थी जो थी वो सॉर्ट आउट हो गई फाइनली। और यहाँ पे ऑथर फिर हमें बताते हैं कि जिस तरीके से सूरज और हवा में लड़ाई होती है, उसमें काइंडनेस एंड फ्रेंडलीनेस जो है कि उसकी जीत होती है। उसी तरीके से हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि लोगों को अगर हमने जीतना है तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस चीज़ों को समझना चाहिए। नो डाउट हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना है, लेकिन हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को समझना है, उनको अप्रिशिएट करना है, उनके इमोशंस को समझना है, उनको कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, उनको अपनी बात को पूरा रखने देना है, फिर उनको बात अपनी भी रख सकते हैं, नो डाउट। लेकिन कभी किसी को क्रिटिसाइज कंडेम ना करें, और रादर आप जब भी किसी से बातचीत शुरू करें तो हमेशा फ्रेंडली वे में करें, और इस तरीके से बातचीत शुरू करें कि वो सामने वाला जो है आपकी बातों के साथ एग्री करना शुरू कर दे, ताकि जो है आपकी एक जो बेस बने, आपकी बातचीत करने का जो फाउंडेशन बने, वो एक पॉजिटिव हो। और पॉजिटिव फाउंडेशन होगी या अच्छी फाउंडेशन होगी तो उसके ऊपर जो है आपका जो है एक डिस्कशन जो है हेल्दी होगा, और आपका जो एंड रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर 5 ऑफ सेक्शन 3। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सेक्शन 3 का 6 चैप्टर या लास्ट चैप्टर 3 का सेक्शन का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।